गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एपिस्टैक्सिस। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं। इसको दूसरी जो बीमारी है, दूसरी जो समस्या है वो क्या है? रेस्पिरेशन की एपिस्टैक्सिस। अच्छा, एपिस्टैक्सिस का मतलब जानते हो ना? इसको बोलते हैं नोज ब्लीडिंग। क्या बोलते हो? नोज ब्लीडिंग। अभी कभी आपने देखा होगा ना भाई, नाक से खून निकलने लग जाता है, नोज ब्लीडिंग, नाक से, जिसको बोलते हैं नक्सीर। ये ऐसी प्रॉब्लम है कि जो हमारे नोज के अंदर जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है ना, रक्त वाहिनियां होती है, वो कई बार क्या हो जाती है? टूट जाती है, फट जाती है, मतलब रप्चर हो जाती है वो, और जिन उनकी वजह से फिर क्या होता है? नोज के अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है। उसी को आप क्या बोलते हो मेडिकल के अंदर? एपिस्टैक्सिस। इज दैट क्लियर? मेडिकल टर्म में इसको क्या बोला जाता है? एपिस्टैक्सिस। अगर यहां देखा जाए तो इस एपिस्टैक्सिस के बारे में डेफिनेशन क्या है कि नाक से जो ब्लीडिंग होती है, अरे नाक से जो ब्लीडिंग होती है उसी को आप क्या बोलते हो? एपिस्टैक्सिस बोलते हो। यह ब्लीडिंग मुख्यतः एंटीरियर सेप्टम वाले स्थान पे, मतलब आगे की तरफ क्या होती है? ज्यादा होती है। एंटीरियर वाले स्थान पे ज्यादा होती है, जहां पर जो रक्त वाहिनियां होती है ना, जो नासिका गुहा में नेजल वेसल्स के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। उनके द्वारा अगर वो क्या हो जाए, जो हमारे नोज के अंदर मौजूद रक्त वाहिनियां हैं, अगर वो रप्चर हो जाए, टूट जाए, समझ में आया? जो रक्त वाहिनियां जो हमारी नेजल कैविटी के अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो उस नेजल कैविटी के अंदर प्रवेश करने वाली रक्त वाहिनियों का जब टूट जाना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे ये ब्लीडिंग है वो नाक से होने लग जाती है। इसी को आप क्या बोलते हो? नोज ब्लीडिंग और एपिस्टैक्सिस। इज दैट क्लियर? कि नोज ब्लीडिंग किसको बोलोगे? जब हमारे नाक से ब्लड निकलेगा, किसकी वजह से? उसमें मौजूद जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं, जब वो रप्चर हो जाए तो। मोस्टली जो नोज ब्लीडिंग होती है किसी मेडिकल कारण की वजह से भी हो सकती है, बट अगर ऐसे देखा जाए तो धूप के ज्यादा कांटेक्ट में आने की वजह से भी, अरे जितना ज्यादा धूप के कांटेक्ट में रहोगे तो उसकी वजह से भी ये रक्त वाहिनियां क्या हो सकती है? रप्चर हो सकती है। अगर किसी ने यहाँ पे नाक पे मार दिया, मुक्का मार दिया, तो भी ये रक्त वाहिनियां वहां पे क्या हो जाएंगी? रप्चर हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें क्या करवाती है? नोज से ब्लीडिंग करवाने का काम करती है, जिसको आप क्या बोलते हो? एपिस्टैक्सिस। अगर इसके कारण देखा जाए, कारण तो वही वैसे आ गया, वो क्या? रक्त वाहिनियां रप्चर हो गई। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर या जोखिम कारक हैं जो एपिस्टैक्सिस होने की रिस्क को बढ़ा देते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये तो आपको ही पता है ब्लड प्रेशर कहाँ होता है? रक्त वाहिनियों में तो होता है। अगर वो ज्यादा फ्लो करेगा, समझ में आ रहा है, तो वो भी रप्चर करवा देता है। किनको? रक्त वाहिनियों को। कैसे? आपको पता है, पाइप से कोई पानी जा रहा है, आराम से जा रहा, समझ में आ रहा है, बट अगर आपने आगे अंगूठा लगा दिया और ऐसे सोच रहे हो, ऐसे बोलते हो ना कि एकदम प्रेशर के साथ में आगे पानी जाए, आपने जब अंगूठा या अंगुली लगाई तो पाइप का प्रेशर बढ़ा। पाइप का प्रेशर बढ़ा तो या तो आप देखते हो कि जहां पाइप जॉइंट था वहां से निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, जहां बीच बीच में जहां जॉइंट थे ना, वहां से क्या निकल जाएगा? पाइप फूल जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे आती है, अगर उन ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो वो वाहिनियां क्या हो जाएंगी? रप्चर हो जाएंगी। तो भी क्या हो सकता है? एपिस्टैक्सिस हो सकता है। भाई रक्त वाहिनियों को बढ़ाने के, तोड़ने के लिए कौन मजबूर करता है? हाइपरटेंशन। एथेरोस्क्लेरोसिस। मान लो ब्लड वेसल्स, ये भाई ब्लड वेसल्स थी, यहाँ पे ब्लड फ्लो आराम से जा रहा था। अब मान लो यहाँ पे कोई क्या आ गया? ब्लॉकेज आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, फैट जमा हो गई यहाँ पे। अब यहाँ रास्ता तो रुका कि नहीं रुका? यहाँ तो फ्लो से आ रही थी सारी चीजें, अब आगे जा नहीं पा रहे, अब यहाँ इधर से जाएंगे तो प्रेशर ज्यादा इन पे पड़ेगा,
तो एक साइड की वॉल पे वापस प्रेशर पड़ेगा तो भी क्या हो जाएगी, ये जो भी वाहिनियां होती है वो टूट जाएंगी। अगर कोई संक्रमण हो गया, राइनाइटिस हो गई या साइनस, अगर नेजल कैविटी के अंदर कोई भी संक्रमण हो गया है तो संक्रमण होगा, इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगी, किनकी, नेजल कैविटी की। तो जब वो स्वेल करेगी तो भाई अगर कोई भी चीज है, मान लो ये आपकी रक्त वाहिनी है, समझ में आ रहा है, यहां से ब्लड जा रहा है, जब ये भी फूलेगी इधर वाली भी दोनों फूलेंगी, समझ में आ रहा है। तो जब ये आपस में फूलती है तो क्या करेगी, जगह तो कम होगी कि नहीं होगी, और आपस में फिर क्या करेगी, फ्रिक्शन, घर्षण होगा इनके बीच में, तो घर्षण होगा तो भी ब्लड वहां से निकलेगा। समझ में आ रहा है। अरे आपने देखा नहीं है क्या, अगर दो चीजें आपस में फूली हुई हैं तो उन्होंने जगह क्या कर ली, पूरी कवर कर ली, अब जगह बची नहीं है तो आपस में वो क्या करेंगी, फ्रिक्शन करेंगी, फ्रिक्शन करेंगी तो वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब नेजल कैविटी जो एक गुहा बनी हुई है, अगर वहां पे इन्फेक्शन या संक्रमण हो गया तो वहां पे भी स्वेलिंग आएगी, वो सूजेंगे तो जो जगह आराम से बनी हुई थी वो जगह धीरे धीरे बंद हो जाएगी। अब आपस में वहां पे फ्रिक्शन होगा तो ब्लड वहां से भी निकलेगा। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन का, अगर नाक की जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सूख गई है, ड्राई हो गई है तो भी हो जाएगा। अगर एस्पिरिन एक ऐसी दवाई है जो रक्त को क्या करती है, पतला करने का काम करती है, समझ में आ रहा है। अगर उसका उपयोग आप ज्यादा ले रहे हो तो भी ये क्या करेगी, ब्लड कोज करवा देती है। अगर नाक में कोई चोट लग गई है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर जो इसको बोलते हैं ना प्लेटलेट्स, अरे हमारे ब्लड का थक्का जमाने वाली जो सेल होती है अगर उनकी कमी आ गई है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, थक्का बनाने वाली कोशिका, थक्का बनाने वाली जो सेल होती है अगर उनकी कमी हो गई, समझ में आया, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थक्का बनाने वाली जो सेल्स होती है अगर उनकी कमी आ गई हो, उनमें कमी हो गई हो तो उसको आप क्या बोलते हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये ऐसे कुछ जोखिम कारक के रिस्क फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को रप्चर करवा देते हैं। अब अगर वहां की जो नाक की ब्लड वेसल्स अगर रप्चर हो गई तो वो क्या करेंगी, ब्लड वहां से निकालेंगी, उसी को आप एपिस्टैक्सिस बोलते हो। हाइपरटेंशन हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, कोई भी नाक के आसपास संक्रमण हो गया, अगर नाक जो नोज है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सूखी हो रखी है, एस्पिरिन अगर जो मेडिसिन होती है वो ज्यादा यूज में ली जा रही है क्योंकि ये क्या करती है, रक्त को पतले करने वाली दवाई है, और अगर नाक में कोई चोट लग गई है या वो सेल जो रक्त का थक्का बनाती थी अगर वो कम हो गई तो ये सारी क्या करती हैं, नोज ब्लीडिंग में अपना रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगा वो मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम लोग, किसका, एपिस्टैक्सिस का। एपिस्टैक्सिस का उपचार इसके कारण पे तथा लोकेशन पर निर्भर करता है। अरे कौन सा कारण है जो जिसकी वजह से क्या हो गया, एपिस्टैक्सिस हो गया। अगर नाक के अग्र भाग को पिंच करते हैं हम लोग लगभग कितने, 5 से 10 मिनट तक ऐसे नाक को अपने पिंच किया, भाई नाक से आ रही है ब्लड तो नाक को पिंच करते हैं और क्या करते हैं, पेशेंट को कहा जाता है गर्दन को झुका के रख लो। अगर 5-10 मिनट वो ऐसे करके रखेगा तो ब्लड है वो वहां पे रुक जाएगा। इज दैट क्लियर। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है जो एपिस्टैक्सिस में किया जाता है। क्या किया जाता है, आगे के भाग को, दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद कर दिया जाता है और डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई किया जाता है, मतलब भाई प्रेशर करोगे तभी तो बंद होगा। और उसको बंदे को बोल जाते हैं आप बैठ जाओ और बैठ के सिर को क्या करो, आगे की ओर टिल्ट कर लो, मतलब झुका लो, सिर को आगे की ओर क्या करना है, झुका लेना है। पीछे की ओर करेगा तो ब्लड है वो सांस नली में जा सकता है, इसलिए उसको कहते हैं आगे की ओर अपने सिर को झुका लो। इज दैट क्लियर। अगर नेक्स्ट यहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन, मतलब बर्फ दे देते हैं, बर्फ से भी अगर आप वहां पे क्या करोगे, शेक करोगे तो ब्लड वेसल्स जो ब्लड वहां से निकल रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर उसको मिलेगा
जो रप्चर वाहिनियां थी वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी वहां पे। समझ में आ रहा है? क्लोट बन जाएगा, ब्लड भी जम जाएगा। भाई पानी को हम जमाते हैं फ्रिज के अंदर, तो वही है, बर्फ दे रहे हैं तो वो ब्लड को वहां पे जमा देगी और जो वाहिनियां रप्चर हो गई थी उनको बंद कर देगी। नेजल डिकंजेस्टेंट, ये ऐसी दवाइयां होती हैं कि नाक में डाल देते हैं जिनकी वजह से जो नेजल क्या हो गया था, जो ब्लड वहां से निकल रहा था उसको डिकंजेस्टेंट मतलब क्या कर देती है, वहां के एरिया को कंजेस्टेड कर देती है, सिकुड़ देती है। अगर वो सिकोड़ के रखेंगे वहां के एरिया को तो भी ब्लीडिंग को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। समझ में आया? ये 3 प्रकार की चीजें की जाती है किसके उपचार में, एपिस्टैक्सिस के उपचार में। पहली क्या, नोज को पिंच करो, आगे की तरफ सिर को झुका लो, प्रेशर लगाओ 5-10 मिनट के लिए। कोल्ड एप्लीकेशन, बर्फ का सेक कर लो। और नेजल डिकंजेस्टेंट, ऐसी दवाइयां होती हैं जो नोज को क्या करती है, जो भी उसकी ब्लड वेसल्स होती है उनको क्या कर देगी, सिकोड़ देगी वापस, ताकि वहां से ब्लड और ना निकले। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें क्या करवा देती है, जितनी ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग से हमें रेस्ट दिलवाती है। समझ में आ रहा है? रोकने का काम करती है। अगर इस एपिस्टैक्सिस के बाद में हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, नेक्स्ट बीमारी की बात करें, तो वो क्या आती है, साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस ये नेजल कैविटी का क्या है, संक्रमण है, इन्फ्लामेशन है। किसका, नेजल कैविटी का। अगर नासिका गुहा का अगर इन्फेक्शन हो जाए, उसके चारों तरफ की मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाए, तो उन सबको आप क्या बोलते हो, साइनोसाइटिस। अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो साइनोसाइटिस क्या होता है, साइनसेज। भाई साइनोसाइटिस कंडीशन क्या होती है, साइनसेज। साइनसेज का मतलब कहाँ, अरे ये वो चीज होती है जो नेजल कैविटी होती है उसी को बोलते हैं ये साइनसेज। आगे की तरफ, पीछे की तरफ, साइड में सब जगह प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनके द्वारा अगर अधिक मात्रा में म्यूकस का उत्पादन होने लग जाए, साइनसेस के द्वारा म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा होने लग जाए, तो इस स्थिति में साइनसेस में क्या होगा, म्यूकस एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। एक पदार्थ है जो ज्यादा बनता है, ज्यादा बनेगा तो वो क्या होगा, इन गुहाओं में, इन कैविटीज में क्या हो जाएगा, जमा होने लग जाएगा और ये संक्रमित होता जाएगा। और यही स्थिति क्या कहलाती है, साइनोसाइटिस। अगर कोई चीज निकल रही है और बाहर चले जाती है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट वो म्यूकस से बन बन के वहीं अंदर जमा हो रहा है तो वो क्या करेगा, संक्रमण कोज कर देगा, इन्फेक्शंस कंडीशंस वहां पे अप्लाई कर देगा। और वही कंडीशन क्या कहलाती है, साइनोसाइटिस। यह म्यूकस बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से, फंगस वजह से वहां पे अगर होगा तो ये सारे वहां पे क्या करेंगे, पनपने लग जाएंगे। अरे जो म्यूकस एकत्रित हुआ था उस एकत्रित म्यूकस के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सारे क्या हो जाते हैं, पनपने लग जाते हैं। आपको पता है अगर बासी खाना आप रख के रखते हो 2-3 दिन बाद में देखना तो वहां पे वो संक्रमित हो जाएगा, क्या आप उसको खा सकते हो? तो वही चीज यहाँ पे है, अगर ये बाहर निकल जाता है प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इकट्ठा अंदर ही अंदर हो रहा है उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सारे चीजें उसमें क्या हो जाती है, एकत्रित, ग्रो करने लग जाती है, पनपने लग जाती है और कंडीशन ज्यादा सीवियर हो जाती है। मोस्टली ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्यूट, एक और होता है क्रॉनिक। अरे एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए, बट क्रॉनिक कब हो गया, अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो। भाई मान लो आपको स्टार्टिंग में कोई बीमारी थी, आपने उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लेके ठीक नहीं किया, अब वो बीमारी आगे जाके क्या कर लेती है, बहुत ज्यादा फैल जाती है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक। समझ में आ रहा है? अगर एक्यूट को टाइम रहते उपचार नहीं किया गया तो वो आगे जाके क्या कर लेती है, क्रॉनिक का रूप धारण कर लेती है जो लंबे समय तक चलेगी। इज दैट क्लियर? उसको बोलते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस। यहाँ अगर आप देखोगे कि इसके कोई फैक्टर, मतलब ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर या कारक हैं जिनकी वजह से क्या होता है, साइनोसाइटिस। अरे कोई भी वही चीजें है, ऊपरी श्वास नाल में क्या हो गई,
कोई बीमारी हो गई, संक्रमण हो गया। अगर जो भी नाक के अंदर और उन वहां पे जो एडेनोइड्स होते हैं अगर वो फूल गए हैं, वो उनकी वजह से दांतों में कोई संक्रमण हो गया है, कोई गांठ पड़ गई है, कोई भारी वस्तु आ गई है, फॉरेन पार्टिकल्स, नोज में चोट लग गई है, कोई सामान्य संरचना, असामान्य संरचना मतलब नॉर्मल तरीके से नेजल कैविटी नहीं है, सामान्य नहीं है, असामान्य है। डीकंजेस्टेंट नेजल स्प्रे अगर वहां पे यूज किया जा रहा है, बार बार वो नेजल स्प्रे अगर यूज किया जा रहा है तो ये नेजल कैविटी को क्या कर देता है, बंद करवा देता है। अगर आपने स्विमिंग किया, स्विमिंग के दौरान कोई पानी है वो ज्यादा इकट्ठ चला गया है, साइनस के अंदर क्या बन गई है, ओपनिंग बन गई है, जो ज्यादा छोटा होना चाहिए था अब वो क्या हो गई, क्या बन जाती है भाई, नॉर्मल कंडीशन थी साइनस के ओस्टिया का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल ओपनिंग थी अब वो नॉर्मल ओपनिंग सामान्य से भी क्या हो गई है, और छोटी हो गई है। जो ये ओस्टिया इतना बड़ा होना था ये ओस्टिया भी इतना सा रह गया है। ओस्टिया का मतलब होता है ओपनिंग, समझ में आया। ओस्टिया किसको बोलते हैं, ओपनिंग को बोलते हैं। तो जो ओपनिंग नॉर्मल सामान्य आकार की होनी चाहिए थी अब वो क्या हो गई है, छोटी हो गई है। क्लिनिकल लक्षण क्या आएंगे भाई, जिस एरिया पे जहां मतलब ये होगा तो वहां पे फेशियल, चेहरे में दर्द होने लग जाते हैं, फेशियल प्रेशर से ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीज इकट्ठा हो गई है, गालों में ऐसे महसूस होता है कि कोई चीज एकदम से भरा भरा ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या भरती है गालों के अंदर। नोज से तो सिक्रीशन आएगी उसमें बदबू आएगी, जो भी नेजल सिक्रीशंस हैं नोज से जो स्राव हो रहे हैं उनमें क्या आती है, बदबू आती है। फीवर बहुत ज्यादा रहेगा उसको, और नोज है वो उसका ब्लॉक रहेगा, बंद रहेगा, सांस नाक से वो ले नहीं पाएगा, और ऊपरी दांतों में उसको क्या रहेगी, सुन रहेगी, जो ऊपर के दांत है वो सुन रहेंगे, उसको महसूस ही नहीं होगा, आप कितना भी उसको कुछ भी मारो उसको कोई पेनफुल सिचुएशन नहीं मिलेगी। ये क्या होते हैं, क्लिनिकल लक्षण। क्या हो गई कंडीशन, ये यहाँ की प्रॉब्लम होती है, नोज के यहाँ की प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो सब कुछ यहाँ पे दर्द होना, चिक्स वगैरह पे, यहाँ आस पड़ोस वाली जगह पे सब जगह दर्द होना, नाक ऐसे लग रहा है एकदम से भारी हो रखा है, पूरा बंद है, और उससे जो सिक्रीशंस आएंगे उसमें इतनी भयंकर बदबू आएगी, और तो ये ऊपर का इतना एरिया है वहां पे क्या होता है उसको दर्द वर्द कुछ भी मतलब दांतों के अंदर मान लो दांतों में कोई दर्द महसूस नहीं है, उसके सेंसेशन क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, दांत सुन्न हो जाते हैं उसके। इज दैट क्लियर। ये सारी चीजें क्या होती हैं, उसके लक्षण होते हैं, किन की वजह से, वही चीजें फॉरेन पार्टिकल्स हो गया, चोट लग जाना, कोई भी वो जो नेजल जो डीकंजेस्टेंट स्प्रे है जो नेजल कैविटी को ब्लॉक कर रहे थे, एपिस्टैक्सिस में जिन स्प्रे का हम यूज कर रहे थे थोड़ी देर के लिए, अगर वो स्प्रे अगर वो कंटिन्यू यूज करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये किसी भी प्रकार का अगर अपर रेस्पिरेटरी में संक्रमण हो तो साइनोसाइटिस इसकी वजह से हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड ही होती है, उनके कारण, उनके लक्षण, मैनेजमेंट सब क्या होते हैं एक जैसे, सिर्फ डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क आता है, उसकी परिभाषा में थोड़ा सा फर्क आता है, बाकी सारी चीजें सेम सेम ही होती हैं। इज दैट क्लियर। अगर यहाँ ये आपने फैक्टर्स देख लिए किन की वजह से हो सकता है, और ये आपने इसके क्लिनिकल लक्षण देख लिए। अगर यहाँ नेक्स्ट हम बात करें अदर क्लिनिकल लक्षण की, तो इसमें क्या होता है, गले में खरांश हो जाती है, गले में शुष्कपन आ जाता है, मतलब सूखा सूखा महसूस होता है, जैसे लग रहा है मेरा तो गला एकदम से सूखा पड़ा है, खांसी बहुत तेज आती है, सिर दर्द भी होता है, पेरी ऑर्बिटल इडिमा होने लग जाता है, पर ऑर्बिटल जो रीज होता है यहाँ पे इडिमा बन जाते हैं, मुंह द्वारा सांस लेना पड़ता है, थकान रहती है, बुखार होता है, और हाइपरट्रोफी हो जाती है किनकी, एडेनोइड्स की, जो भी एडेनोइड्स वहां पे बने थे उनके अंदर क्या हो जाता है, साइज बढ़ जाती है, बताया था ना मैंने, साइज बढ़ेगी तो भी प्रॉब्लम है, और उसको स्वाद में कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठंडा गर्म का पता नहीं चलेगा, सांस नली से उसको वो क्या बोलते हैं स्मेल का पता नहीं चलेगा कि इस खाने में किस प्रकार की खुशबू आ रही है, और जब वो खाना खा रहा है तो खाते टाइम पे भी उसको खट्टेपन का, मीठेपन का, कड़वेपन का किसी का भी स्वाद नहीं आता है। ये किसकी वजह से होता है, अगर साइनोसाइटिस की दिक्कत आ जाए तो।
समझ में आ रहा है। अगर साइनोसाइटिस वाली दिक्कत आ जाएगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है। ना तो वो खाने को अच्छे से सूंघ पाता है, क्योंकि उसके जो सेंस है स्मेल वाले, नाक तो बंद पड़ा है, मुंह से थोड़ी ना स्मेल आते। मुंह से तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट का पता करते हैं, जबकि गंध का पता कौन करता है, नाक। अब जो गंध का रास्ता वो तो बंद पड़ा है, तो वो तो वैसे ही नहीं आएगी। और जब खाना खाएगा तो ऑलरेडी वहां पे सुनपन आ रखा है, तो उसको खाने में भी कोई स्वाद नहीं आएगा। इज दैट क्लियर। ये सारे क्या होते हैं, इसके अदर लक्षण होते हैं। अगर यहाँ पे इनके मैनेजमेंट की बात करें, समझ में आ रहा है, वही एंटीबायोटिक, नेजल डिकंजेस्टेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीहिस्टामिन, वही दवाइयां यहाँ दी जा रही है। अगर यहाँ पे देखोगे, पहली एंटीबायोटिक देते हैं, समझ में आ रहा है, क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक। कितने दिन के लिए, 5-7 दिन के लिए। कौन सी, अमोक्सिसिलिन। समझ में आ रहा है। दूसरी क्या देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन और लियोफ्लॉक्सासिन। ऐसी अमोक्सिसिलिन दे दिया, लियोसाइक्लिन दे दी, डॉक्सीसाइक्लिन दे दी, फ्लॉक्सासिन दे दी। मतलब ये जो एंटीबायोटिक है वो हम लोग क्या करते हैं, उस पेशेंट को 5-7 दिन तक कंटिन्यू रखते हैं। समझ में आ रहा है। एंटीबायोटिक में अमोक्सिसिलिन, क्लेविकुलिन, डॉक्सीसाइक्लिन और लियोफ्लॉक्सासिन, ये एंटीबायोटिक देते हैं। नेजल डिकंजेस्टेंट, ये वो दवाई है जो नेजल इडिमा, अगर मान लो नाक के अंदर कोई इडिमा वगैरह बन गया हो या ब्लॉकेज आ गया हो, तो वो उसको कम करने के लिए दी जाती हैं। जिसके अंदर कौन सी होती है, सूडोएफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। कौन सी दवाई है, सूडोएफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड दवाई। किसमें देते हैं, अगर नाक में कोई सूजन हो रखी है, उस सूजन को कम करने के लिए हम लोग इस दवाई का उपयोग करते हैं। अगर नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात की जाए तो ये क्या करेगी, इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करेगी। किसको कम करेगी, इन्फ्लामेशन, जो संक्रमण हो रखा था उसको कम करने का काम करेगी, जिसमें बेक्लोमिथाजोन और फ्लूटिकाजोन, ये 2 दवाइयां हैं। कौन सी, मोस्टली तो हम लोग ये बेक्लोमिथाजोन ही यूज करते हैं। तो बेक्लोमिथाजोन और फ्लूटिकाजोन ये नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दवाइयां हैं जो क्या करती है, इन्फ्लामेशन को कम करने में सहायता करती है। दूसरी लास्ट वन है एंटीहिस्टामिन्स। ये कोई अगर एलर्जन की वजह से ये हुआ है साइनोसाइटिस, समझ में आ रहा है, एलर्जन की वजह से, कोई भी एलर्जी की वजह से अगर साइनोसाइटिस हुआ है तो वो क्या करेगी, उन प्रतिक्रियाओं को कम करने का काम करेगी, जिसमें सिट्रीजिन, क्लोरफेनेरामाइन आदि ये दवाइयां दी जाती हैं। सिट्रीजिन वगैरह होगा, क्लोरफेनेरामाइन, ये दवाइयां हम एंटीहिस्टामिन के रूप में देते हैं, जो क्या करती है, एलर्जिक सब्सटेंस अगर हो गया हो, एलर्जी की वजह से साइनोसाइटिस हुआ हो, तो उसको कम करने में सहायता करेगी। ये 4 दवाइयां किसमें देते हैं, सारी चीजों में ही देंगे हम लोग। अभी तक हमने पढ़े, एपिस्टैक्सिस को छोड़ दो, बाकी में देंगे ही। स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें भी दे सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन आ गई क्या, साइनोसाइटिस, उसमें भी दे सकते हैं। आगे आएगी लेरिंजाइटिस, उसमें भी दे सकते हैं। फेरिंजाइटिस, उसमें भी। सभी में एक जैसे लक्षण, एक जैसे कारक, एक जैसा ही ट्रीटमेंट। इज दैट क्लियर। ये सारी चीजें, एंटीबायोटिक 5-7 दिन के लिए कंटिन्यू रखेंगे। नेजल डिकंजेस्टेंट, अगर हमारे नाक में क्या हो गई थी, सूजन की वजह से प्रॉब्लम आई थी, अगर कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन था उसकी वजह से साइनोसाइटिस हुआ था, या किसकी वजह से, एलर्जी की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, तो उन चारों कंडीशन में हम लोग ये अलग अलग दवाइयां वहां पे उसको देंगे। इज दैट क्लियर। एंटीबायोटिक तो आपको देनी ही देनी है 5-7 दिन के लिए। समझ में आया। ये सारी कंडीशंस क्या करती है, साइनोसाइटिस के जो भी लक्षण होते हैं उनको कम करने के काम करती है। ये हमने 2 चीज पढ़ी, एपिस्टैक्सिस क्या, नोज ब्लीडिंग, दूसरी साइनोसाइटिस नेजल कैविटी के अंदर या उसकी म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है किसकी, नाक की, अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए किसी भी कारण से, चाहे वो एलर्जन की वजह से हो, नाक में कोई ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से हो, कोई संक्रमण हो गया उसकी वजह से हो,
बैक्टीरिया वायरस उनकी वजह से हो, किसी की भी वजह से अगर ये हो रहा है तो उनको ठीक भी हम लोग इस प्रकार का मैनेजमेंट से करेंगे, जिसकी वजह से साइनस के अंदर जो लक्षण आ रहे थे वो वहां से कम हो जाए। आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी कि नोज ब्लीडिंग क्या होती है और साइनोसाइटिस क्या होते हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। बाकी की क्लास हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ना इन सबको।